हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू सेशन ऑफ ISPL पटना। मैं मोहम्मद असलम मलिक। होप आप सब अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो पाइपिंग है। तो पाइपिंग क्या होता है? पाइपिंग इज अ सिस्टम विच इज़ यूज टू ट्रांसफ़र द मीडियम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। यानी कि पाइपिंग एक सिस्टम होता है जिसमें मीडियम को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जाता है। तो मीडियम के अंदर हम हीट ले सकते हैं, गैस ले सकते हैं, लिक्विड्स ले सकते हैं, स्टीम ले सकते हैं। इन सब चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के काम में पाइपिंग का इस्तेमाल किया जाता है। तो अब पाइपिंग का स्कोप अगर हम देखना चाहेंगे कि कहाँ कहाँ इसका ज़रूरत होता है, तो पाइपिंग का सबसे बड़ा फील्ड जो है वो ऑयल एंड गैस सेक्टर होता है, जो रिफाइनरी जिसको आप कहते हैं कॉमन लैंग्वेज में। तो ऑयल एंड गैस सेक्टर हो गया, पेट्रोकेमिकल एंड रिफाइनरी हो गया, थर्मल पावर प्लांट हो गया, हाइड्रो पावर प्लांट हो गया। इस तरीके से और भी बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं जिसके अंदर पाइपिंग का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम आगे देखते हैं कि अगर एक स्टूडेंट को या एक कैंडिडेट को पाइपिंग का नॉलेज है तो वो किन किन पोजीशंस पे काम कर सकता है। तो जो मिनिमम पोजीशन है पाइपिंग के अंदर वो आता है पाइपिंग चार्ज हैंड, पाइपिंग सुपरवाइजर, पाइपिंग फोरमैन, हाइड्रोटेस्ट इंजीनियर, हाइड्रोटेस्ट टेक्नीशियंस, पाइपिंग QC एंड पाइपिंग QC इंजीनियर। दीज आर द डिफरेंट पोजीशंस जिसमें अगर एक बंदे को या एक स्टूडेंट को या एक किसी कैंडिडेट को पाइपिंग का नॉलेज है तो इन सारे सेक्टर्स में, सारे पोजीशंस पे वो एलिजिबल हो जाता है, इन पोजीशंस पे काम कर सकता है। चलिए अब हम प्रोजेक्ट के बारे में कुछ डिस्कशन करते हैं। तो एक प्रोजेक्ट में बहुत सारे डिसिप्लिन्स होते हैं, जैसे कि सिविल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, पाइपिंग, इक्विपमेंट, वेल्डिंग, स्ट्रक्चरल्स। दीज आर द डिफरेंट डिसिप्लिन्स इन अ प्रोजेक्ट। तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं सिर्फ पाइपिंग के बारे में। तो पाइपिंग को जब हम देखते हैं तो पाइपिंग के अंदर फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे कि पाइपिंग डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट, पाइपिंग प्लानिंग डिपार्टमेंट, पाइपिंग क्वांटिटी सर्वेयर, पाइपिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट एंड पाइपिंग QC डिपार्टमेंट। अब हम जब ये ऊपर के तीन पोजीशन को देखते हैं, जैसे कि प्लानिंग डिपार्टमेंट हो गया, डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट हो गया एंड क्वांटिटी सर्वेयर, इन तीन पोजीशन के लिए पहला चीज़ जो रिक्वायरमेंट है इसमें हाई एजुकेशन चाहिए, पहला चीज़। दूसरा चीज़ वास्ट नॉलेज होना चाहिए। तीसरा चीज़ मोर एक्सपीरियंस भी चाहिए, ठीक है। और जब इसके अंदर हम ओपनिंग देखते हैं, जॉब ओपनिंग, तो मिनिमम ओपनिंग इसके अंदर देखने को मिलता है, बिकॉज पूरा प्रोजेक्ट 2 या 3 इंजीनियर्स मिल करके संभाला जा सकता है इसके अंदर। और नीचे का जो 3 पोजीशन हम लोग देखते हैं, जो पाइपिंग कंस्ट्रक्शन डिवीजन होता है एंड पाइपिंग QC इंजीनियर है, इस 2 डिपार्टमेंट्स के अंदर जो है वो ओपनिंग बल्क में है। मिनिमम एजुकेशन, मैक्सिमम एजुकेशन, मिनिमम एक्सपीरियंस, मैक्सिमम एक्सपीरियंस का भी अगर कोई कैंडिडेट है तो उसमें उसको जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाता है। जैसा कि हमने अभी डिस्कशन किया पाइपिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट और पाइपिंग QC डिपार्टमेंट के बारे में, कि इसके अंदर जॉब ओपनिंग्स काफ़ी सारी होती हैं और बल्क रिक्वायरमेंट इसके अंदर आता है। तो इसमें मिनिमम एजुकेशन रिक्वायरमेंट क्या होगा, मिनिमम सैलरी आपका क्या लगेगा और जॉब ओपनिंग्स कितनी आती हैं, तो इनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा पाइपिंग की फंडामेंटल्स के बारे में जान लेते हैं कि पाइपिंग सिस्टम कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं पाइपिंग के फंडामेंटल्स। तो एक छोटा सा डिस्कशन करते हैं हम लोग। पाइपिंग कंस्ट्रक्शन के अंदर अगर हम जाते हैं कि पाइपिंग सिस्टम को कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है, तो इसमें बेसिक जो आइटम होता है, जो मेन आइटम होता है, वो पाइप होता है। उसके अलावा पाइप के कुछ फिटिंग्स भी होते हैं। जैसा कि इस 3D इमेज में आप देख रहे हैं कि इसमें 3 टैंक्स हैं और ये फ्लूइड स्टोरेज के लिए बनाया गया है कि कोई भी लिक्विड इसके अंदर स्टोर किया जाएगा। अब इसमें देखते हैं कि इन 3 टैंक्स को एक दूसरे से कनेक्ट कैसे करते हैं। टैंक 1, टैंक 2 एंड टैंक 3 अब एक दूसरे से कैसे कनेक्ट किया जाएगा ताकि मटेरियल को या लिक्विड को या कुछ भी चीज़ें हैं
उसको एक टैंक से दूसरे टैंक और दूसरे से तीसरे में कैसे ट्रांसफ़र किया जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमको सबसे पहला आइटम जो है, पाइप्स को कनेक्ट करना पड़ेगा एक दूसरे के साथ। ठीक है, टैंक 1, टैंक 2 और टैंक 3। तो चलिए हम लोग अभी इसमें पाइप लेके आते हैं। ठीक है, आप पाइप को कनेक्ट करके देखते हैं। तो ये इसका 3D व्यू है जिसको आप यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने पाइप ले आया है। अब यहाँ जब इमेज में देख रहे हैं आप, तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि पाइप्स जो है वो डिफरेंट साइजेस के लगे हुए हैं, बट एक दूसरे से कनेक्टेड वो नहीं है। ठीक है, और पाइप्स चूंकि सीधे होते हैं तो वो उसको कनेक्ट करने के लिए हमको कुछ अलग से फिटिंग्स कनेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ जब देख रहे हैं इस व्यू में, तो यहाँ पे इसको कनेक्ट करने के लिए एक छोटे पाइप को उस बड़े वाले पाइप के साथ अगर हमको कनेक्ट करना है तो यहाँ पे एक बेंड कनेक्शन लाना पड़ेगा। और यहाँ पे जो देख रहे हैं ये तीनों पाइप को जो कनेक्शन करना है, तो यहाँ पे भी एक फिटिंग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे कि अब यहाँ देख लीजिए, अब ये जो दो पाइप है, दिस वन एंड दिस वन, ये दोनों पाइप अलग अलग साइज का है और ये तीसरा पाइप भी उसी में आकर के कनेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे हमको एक ऐसा कनेक्शन देना पड़ेगा, ऐसा फिटिंग लगाना पड़ेगा जो तीनों को ला करके एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दे। तो यहाँ पे हम दे देंगे एक, जैसे देख लीजिए आप, यहाँ देखिए इस इमेज को जब देखेंगे आप, दिस वन, यहाँ पे हम एक टी ब्रांच कनेक्शन दिए। तो ये फिटिंग का जो नाम है इसको बोला जाता है टी, और आप देख सकते हैं वहाँ पे इसको इंडिकेट किया भी गया है कि वो टी है। नेक्स्ट आप इसको देखिए, ये जो टैंक नंबर 1 से लेकर के जो टैंक से 1 से जो पाइप निकला है, वहाँ एक बेंड कनेक्शन लिया है, उसको बोला जा रहा है एल्बो। अब इस पाइप को और इस पाइप को जब हम देखते हैं तो इस पाइप का डायामीटर बड़ा है और इस पाइप का डायामीटर छोटा है, दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा कि एक बड़ा पाइप का कनेक्शन एक छोटे पाइप के कनेक्शन के लिए यहाँ पे एक अलग से फिटिंग दिया गया है जिसको बोला गया है रेड्यूसर। इंडिकेशन देखिए कि वहाँ पे वो रेड्यूसर है। अब रेड्यूसर का काम क्या है, नाम से ही आपको पता चलना चाहिए, रेड्यूस कर रहा है। तो एक बड़े पाइप को छोटे पाइप से कनेक्शन करना है तो डायरेक्टली आप कर नहीं सकते, वहाँ पे एक फिटिंग को आपको देना ही पड़ेगा। तो वहाँ पे एक रेड्यूसर कनेक्टिविटी दे करके बड़े पाइप को छोटे पाइप के साथ कनेक्ट कर दिया गया है। बड़ा और छोटा का मतलब इन द सेंस ऑफ डायामीटर ऑफ द पाइप, नॉट लेंथ ऑफ द पाइप। ठीक है, तो इसका डायामीटर और इस दूसरे पाइप का डायामीटर जो है वो अलग अलग है। तो यहाँ पे एक रेड्यूसर दे करके उस पाइप को कनेक्ट किया जाए। बाकी आप हर पॉइंट पे देखिए, यहाँ पे भी एक बेंड लिया, यहाँ पे भी एक बेंड दे रहा है और यहाँ पे भी एक बेंड दे रहा है। तो ये यहाँ पे आप अगर काउंट करते हैं तो आपको 1 2 3 एंड 4 बेंड कनेक्शंस आ रहा है। नेक्स्ट अगर आप देखते हैं तो एक टी कनेक्शन है एंड नेक्स्ट आप देखते हैं तो एक रेड्यूसर भी लगा हुआ है। बट अभी भी एक कनेक्शन यहाँ पर छूटा गया है, वो है दिस वन। अभी भी टैंक नंबर 3 जो है वो पाइप के साथ कनेक्ट नहीं हुआ है, टैंक नंबर 1 भी पाइप के साथ कनेक्ट नहीं किया गया है और टैंक नंबर 2 भी पाइप के साथ कनेक्ट नहीं किया गया है। यहाँ तक बात समझ रहे हैं? ठीक है, अब आप देखेंगे कि चलिए अब आगे डिस्कशन करते हैं कि टैंक नंबर 1, टैंक नंबर 2, टैंक नंबर 3 को उस पाइपिंग सिस्टम के साथ कनेक्ट करना होगा। तो कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे आप डायरेक्ट वेल्डिंग भी कर सकते हैं, वेल्डिंग करके भी कनेक्टिविटी किया जा सकता है, या फिर आप कोई फ्लैंज कनेक्शन भी कर सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे नेक्स्ट इमेज में आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे इस पॉइंट को
इस पॉइंट को वेल्डिंग के थ्रू कनेक्ट कर दिया गया है टैंक से। टैंक नंबर 2 को पाइपिंग सिस्टम के साथ फ्लैंज कनेक्शन किया गया है और टैंक नंबर 3 को पाइपिंग सिस्टम के साथ फ्लैंज कनेक्शन किया गया है। तो दो तरीके से कनेक्ट किया गया है, एक डायरेक्ट वेल्डिंग करके किया गया और दूसरा जो दो टैंक है इसको फ्लैंज कनेक्शन करके किया गया। कहने का मतलब है कि फ्लैंज भी जो है एक पाइपिंग। तो यहाँ पर आपको अभी तक समझ में आ गया होगा कि पाइपिंग सिस्टम को टैंक के साथ कैसे कनेक्ट किया गया है, कौन कौन सा आइटम्स इसके अंदर इस्तेमाल कनेक्ट किया गया है। अब आगे देखते हैं, एक 3D मॉडल में आपको दिखाया जाता है कि कैसे कनेक्टिविटी हो रहा है। अब मान लीजिए कि फ्लो कंटिन्यूसली आ रहा है जा रहा है, अब उसको मेरे को कंट्रोल करना होगा कि टैंक नंबर 1 से टैंक नंबर 3 या टैंक नंबर 2 से टैंक नंबर 3 में फ्लो ना जाए। तो उसके लिए मेरे को कुछ और कनेक्शंस देने पड़ेंगे, जैसे कि इस इमेज में देख रहे हैं कि इस आइटम को और इस आइटम को ध्यान से देखिए कि ये दो आइटम जो है इसको बोला जाता है वेल्व। अब वेल्व जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ होते हैं, चेक वेल्व, गेट वेल्व, ग्लोब वेल्व, बटरफ्लाई वेल्व, नीडल वेल्व, बहुत सारे टाइप के वेल्व होते हैं। तो वेल्व का काम होता है मीडियम के फ्लो को कंट्रोल करना, जैसे कि प्रेशर को इंक्रीज करके वॉल्यूम को कम कर देगा, वॉल्यूम को इंक्रीज करके प्रेशर को डिक्रीज कर सकता है। तो फ्लो मीडियम के फ्लो को कंट्रोल करता है वेल्व। अगर आप चाहते हैं कि टैंक नंबर 1 से टैंक नंबर 3 की तरफ मीडियम ना जाए तो आप इस वेल्व को क्लोज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि टैंक नंबर 2 से टैंक नंबर 3 में मीडियम ना जाए तो आप टैंक नंबर 2 को बंद कर दीजिए, तो वेल्व को बंद कर देंगे। तो अब क्या है कि टैंक नंबर 1 और टैंक नंबर 2 से टैंक नंबर 3 का कनेक्टिविटी खत्म हो गया। और चलिए अब यहाँ देखिए कि अब ऑलमोस्ट हमारा पाइपिंग कनेक्टिविटी कंप्लीट हो गया है, कंट्रोल वेल्व भी हमने लगा दिया है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एक नया कुछ फिटिंग आपको नज़र आ रहा होगा इस पॉइंट पर। ये क्या है, इसका नाम स्ट्रेनर्स कहलाता है, स्ट्रेनर्स। ठीक है, बेसिकली स्ट्रेनर्स का काम ये होता है कि अगर फ्लूइड्स के साथ कोई डेबरी आ रहा है या स्लज आ रहा है, कोई वेस्ट प्रोडक्ट जो आता है, कचरा वगैरह जिसको आप बोलते हैं, तो ये स्ट्रेनर जो है उस मीडियम के अंदर जो डेबरीज होते हैं उसको फिल्टर करके मीडियम को प्योर करके टैंक के थ्रू भेज देता है। और टाइम टू टाइम ये स्ट्रेनर्स का क्लीनिंग भी होता है ताकि वो ब्लॉक ना कर दे मीडियम के फ्लो को। तो ये हमारा ऑलमोस्ट हमारा पाइपिंग कंस्ट्रक्शन जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रहा है। अब यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है, जब मीडियम सिस्टम के अंदर फ्लो करेगा तो उसका ऑब्जर्वेशन कैसे किया जाएगा। हो सकता है प्रेशर इंक्रीज हो जाए, प्रेशर डिक्रीज हो जाए। तो उसके लिए क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल किया जाएगा। इंस्ट्रूमेंट्स में 4 टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं। पहला है प्रेशर गेज, दूसरा है फ्लो गेज, तीसरा है टेम्परेचर गेज और चौथा है लेवल गेज। ठीक है, तो प्रेशर गेज प्रेशर को इंडिकेट करके बताता है, टेम्परेचर गेज जो है वो टेम्परेचर को मेजर करके बताता है, फ्लो गेज जो है वो मीडियम के फ्लो को बताता है, लेवल गेज जो है वो टैंक्स और वेसल्स में अगर कोई मीडियम को रखा गया है तो उसके लेवल इंक्रीज डिक्रीज होता है तो वो उसको इंटरप्रेट करके इंडिकेशंस को सेंड करता है। और सारे जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसके साथ उसका ट्रांसमीटर भी कनेक्टेड होता है ताकि मैसेज सेंटर पे मैसेज को पहुंचाया जाए। ठीक है, तो आप देखिए इस इमेज में, यहाँ पर इस जगह पे आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे एक प्रेशर गेज इंस्टॉल किया गया है और इस पॉइंट पे एक फ्लो गेज को इंस्टॉलेशन किया गया है। फ्लो मीटर फ्लो को बता देगा, प्रेशर गॉज जो है वो मीडियम के प्रेशर को आपको इंडिकेट करता है कि सिस्टम के अंदर मीडियम का प्रेशर कितना है और वो कितने स्पीड से या कितने और फ्लो मीटर जो है वो मीडियम की स्पीड को बता देगा। नेक्स्ट अब हम इसके दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं। जैसा कि आप इमेज में देख रहे होंगे
कि पाइप जो है वो ग्राउंड लेवल से एक एलिवेशन पे खड़ा हुआ है। तो भाई ये जो पाइप एलिवेशन पे है यानी कि ज़मीन पर नहीं है, ग्राउंड लेवल पे नहीं है, ये एक ग्राउंड से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे हो सकता है। तो कोई भी चीज़ अगर ग्राउंड से ऊपर हमको लगाना है तो नीचे आपको उस सिस्टम के नीचे सपोर्ट्स देने पड़ते हैं। तो अब नेक्स्ट 3D व्यू में देखेंगे कि पाइप के अंदर जो है वो सपोर्ट्स किस तरीके से इंस्टॉल किया गया है। जैसे कि आप देखिए, ये फ्लो मीटर के जस्ट बगल में आप अगर देखेंगे तो आपको एक सपोर्ट दिखाई देगा, दिख रहा है जी, दिख रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी एक सपोर्ट आपको दिख रहा है। इसको देखिए, ये यहाँ पर ये वाला पार्ट को देखेंगे तो आपको हैंगिंग सपोर्ट दिख रहा होगा कि वो कहीं टॉप एरिया से उस सिस्टम को हैंग करके रखा हुआ है। तो दीज आर द सपोर्ट्स। अब सपोर्ट जो है वो स्ट्रक्चरल के सेक्टर में आता है, बट दैट इज ऑल्सो अ सेक्टर ऑफ पाइपिंग ओनली। ओके, तो अगर पाइप एलिवेशन पे है तो नीचे आपको सपोर्ट किसी भी हाल में देना पड़ेगा। में आया होगा कि पाइपिंग सिस्टम का कंस्ट्रक्शन किस तरीके से किया जाता है, कौन कौन से आइटम्स के रिक्वायरमेंट होते हैं। ठीक है, अब फाइनल में जब देखते हैं तो ये आपके सामने एक कंप्लीट 3D व्यू है, कंप्लीट इक्विपमेंट कंस्ट्रक्टेड लाइन का। ठीक है, अब इसमें कोई भी काम बचा हुआ नहीं है। ठीक है, अब ये जो इक्विपमेंट है ये रेडी फॉर कमीशनिंग है, यानी कि बॉक्स अप एंड ऑपरेशंस के लिए ये रेडी हो गया है। अब जिस व्यू को जब देखेंगे तो आपको क्या क्या चीज़ नज़र आ रहा है। जितने भी येलो लाइंस दिख रहे हैं आपको, जितने भी येलो लाइंस दिख रहे हैं वो मेन पाइप है, और जहाँ जहाँ से पाइप बेंड हुआ है वहाँ वहाँ एल्बो कनेक्शंस किया हुआ है। जैसे कि इधर देखिए एल्बो, तो यहाँ पे भी एल्बो है, यहाँ भी एल्बो है, यहाँ भी आपका एल्बो है, यहाँ भी एल्बो है। तो ऑलमोस्ट जहाँ पे बेंड हो रहा है पाइप वहाँ पे एक एल्बो दे दिया जाएगा। नेक्स्ट आपको टीवी नज़र आ रहा होगा, इस पॉइंट पे आपको देखिए टीवी नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए आपको एक रेड्यूसर भी दिख रहा है। तो इस तरीके से ऑलमोस्ट आपको हर फिटिंग्स क्लियरली नज़र आ रहा होगा इस इमेज के अंदर। अब देखिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स को देख लीजिए। यहाँ देखिए ये पार्ट जो है वो आपका ग्रीन में जो इंडिकेट हो रहा है ये लेवल गेज है, वो इस इक्विपमेंट के अंदर जो मीडियम है उसके लेवल को इंडिकेट करेगा। ठीक है, यहाँ देखिए एक PG करके लिखा हुआ है। ठीक है, यानी कि ये प्रेशर गेज लगा हुआ है जो मीडियम के प्रेशर को इंडिकेट करेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे भी सपोर्ट दिया हुआ है। जितने ब्लू में दिख रहे हैं आपको ये सपोर्ट्स आपको लगे हुए हैं, जितने भी ब्लू इमेजेस आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे टैंक आपको दिख रहा होगा, 2 ग्रीन में, एक बड़ा साइज का टैंक है और एक छोटे साइज का टैंक है। और इस तरफ देखिए आपको 2 पंप दिखाई दे रहे होंगे। पंप का काम है मीडियम को एक जगह से दूसरी जगह भेजना। टैंक का काम है उसको स्टोरेज करना, और टैंक और पंप के बीच में जितना भी कनेक्शंस है दैट इज कॉल्ड पाइपिंग। आई विल आल्सो फील फ्री टू। उम्मीद है कि अब तक आप लोगों को पाइपिंग के फंडामेंटल्स में कुछ जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको कुछ सवाल जवाब करना है और भी कुछ जानना है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग वापस अपने पुराने टॉपिक पर और थोड़ा डिस्कशन करते हैं कि पाइपिंग इंडस्ट्री के अंदर जॉब ओपनिंग्स, क्वालिफिकेशन, सैलरी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती है। पहला पोजीशन बनता है इसके अंदर पाइपिंग चार्जेंट का। इस पोजीशन में मिनिमम एजुकेशन रिक्वायरमेंट है वो 12th है, या फिर ITI भी होने से चलेगा विथ 5 years ऑफ एक्सपीरियंस। दूसरा है पाइपिंग फोरमैन। पाइपिंग फोरमैन के लिए भी मिनिमम एजुकेशन 12th है या फिर ITI है, लेकिन मिनिमम एक्सपीरियंस जो है उसका 5 years होना चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग पाइपिंग सुपरवाइज़र के अंदर। तो सुपरवाइज़र के लिए मिनिमम एजुकेशन डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, अदर स्ट्रीम में भी होगा तो कोई इश्यूज़ नहीं है, बट एक्सपीरियंस 5 years का होना चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं पाइपिंग
इंस्पेक्टर के लिए, तो पाइपिंग इंस्पेक्टर के लिए मिनिमम एजुकेशन डिप्लोमा या बीएससी भी होने से चलेगा, और मिनिमम एजुकेशन 5 इयर्स। उसके बाद है पाइपिंग क्यूसी इंजीनियर या पाइपिंग क्यूसी इंस्पेक्टर, उसके लिए मिनिमम बीटेक होना चाहिए इन एनी स्ट्रीम प्लस 5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। पाइपिंग इंजीनियर के लिए मिनिमम एजुकेशन डिप्लोमा होना चाहिए विथ 5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। पाइपिंग क्यूसी इंस्पेक्टर अगर पोजीशन में अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन डिप्लोमा विथ 7 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, और बीटेक है तो 5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। और पाइपिंग क्यूसी इंजीनियर इस पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो डिप्लोमा विथ 5 इयर्स 7 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड बीटेक विथ 5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए। जहाँ तक बात है एक्सपीरियंस का, तो कंपनी एक्सपीरियंस क्यों मांगती है? क्योंकि वो जिस बच्चे को हायर करेगी उसके पास नॉलेज होना चाहिए, काम का प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए। अभी जो हमने डिस्कशन किया है कि पाइपिंग के अंदर जो पोजीशंस होते हैं उन सारे पोजीशंस के लिए क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए और क्या उसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए। तो जहाँ तक बात है क्वालिफिकेशन की, तो अ कैंडिडेट प्रोवाइड कर सकता है वो एजुकेशन, जैसे 12th हो गया, ITI हो गया, डिप्लोमा हो गया, बीटेक हो गया, तो सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं हम। लेकिन बात फंसता है आकर के एक्सपीरियंस के अंदर, तो 5 साल का एक्सपीरियंस, 3 साल का एक्सपीरियंस, 7 साल का एक्सपीरियंस, तो ये एक्सपीरियंस में आकर के ही कैंडिडेट सोचने लगते हैं कि हम अप्लाई करें तो कैसे करें, कहाँ जाएं, क्या करें, नहीं समझ में आ रहा। तो उसके लिए हम बैठे हैं। अब आप दूसरी तरफ अगर देखते हैं कि अगर आप कंपनी में अप्लाई किए हैं जॉब के लिए, तो कंपनी आपके बायोडाटा में या रेज्यूमे में सबसे पहले वो देख रहा है कि वो कैंडिडेट के पास एक्सपीरियंस कितने साल का है, और वहीं पे आकर के आपके सीवी को वो रिजेक्ट करता है या बायोडाटा को रिजेक्ट करता है और आपको कॉल करके या फेस पे मना करता है, नो आई कैन नॉट टेक यू बिकॉज योर एक्सपीरियंस इज़ वेरी लो। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम जो कॉलेज में एजुकेशन लिए हैं तो वो एंटायरली उस पूरे सेक्टर का आपको नॉलेज दिया गया है। कंपनी का रिक्वायरमेंट है कि उस स्पेसिफिक फील्ड के लिए उसको बंदा चाहिए जिसके पास प्रोफेशनल नॉलेज हो। तो अब ये नॉलेज या एक्सपीरियंस आप कहाँ से गेन कर पाएंगे? अब ये 2 तरीके से आप इसको गेन कर सकते हैं। एक, प्रोजेक्ट पे डायरेक्ट जाइए, मिनिमम लोअर पोजीशन से जॉब कीजिए, छोटे पोजीशन से जॉब पकड़िए और उसमें टाइम स्पेंड कीजिए, क्योंकि एक प्रोजेक्ट जो है वो 3 से 4 साल तक चलता है और वो 4 साल का टाइम आपको स्पेंड करना पड़ेगा एक मिनिमम एक्सपीरियंस लेने के लिए। अब उसके बाद फिर आप 4 साल 5 साल के बाद फिर एक दूसरे कंपनी में जब ज्वाइन करते हैं तब जा कर के आपका पोजीशन एक सुटेबल पोजीशन पे आप जा सकते हैं। और दूसरा कंडीशन ये है कि कहीं कोई ट्रेनिंग सेंटर से आप प्रोफेशनल कोर्स कीजिए, क्योंकि एक्सपीरियंस जो आप गेन कर रहे हैं वो 2 तरीके हैं। या तो फिजिकल वर्क जाके कीजिए, प्रैक्टिकल नॉलेज की लीजिए और वहाँ से एक्सपीरियंस लीजिए, या वही नॉलेज कुछ टाइम स्पेंड करके 2 महीना 3 महीना 4 महीना किसी इंस्टीट्यूट में, किसी ट्रेनिंग सेंटर में जाइए, टाइम स्पेंड कीजिए और थियोरेटिकल नॉलेज लीजिए। अब आपको उस सेक्टर के बारे में, उस स्पेसिफिक फील्ड में के बारे में 80 to 90% का थियोरेटिकल नॉलेज है। अब जब आपको कंपनी के बारे में जाएंगे और उस पोजीशन के बारे में जब आपसे डिस्कशन करेगा तो आप उसके बारे में बता सकते हैं कंपनी को यही चीज़ चाहिए जो कि आप उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि ट्रेनिंग या एक्सपीरियंस 2 तरीके से लिया जा सकता है। पहला, प्लांट में जाएंगे, फिजिकल वर्क करेंगे, फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर्स, उसके बाद एक एक्सपीरियंस हमको मिलेगा। दूसरा क्राइटेरिया है कि किसी ट्रेनिंग सेंटर में जाएंगे, उस स्पेसिफिक फील्ड से रिलेटेड थ्योरी प्रैक्टिकल करेंगे, उसके बाद फिर हम एक एक्सपीरियंस, वही एक्सपीरियंस जो हम 4 इयर्स में लिए थे, सेम वही एक्सपीरियंस हम 3 से 4 से 6 महीने के अंदर ले सकते हैं। यहाँ पे हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी चालू होता है। हम IISPL पटना इसी ट्रेनिंग को प्रोवाइड करते हैं और कैंडिडेट को प्रोफेशनल नॉलेज के साथ तैयार किया जाता है। यहाँ पर पाइपिंग से रिलेटेड ईच एंड एवरी एक्टिविटीज़, थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल नॉलेज सारा चीज़ दिया जाता है। उसके बाद उसको एक शटडाउन प्रोग्राम के थ्रू प्रैक्टिकल नॉलेज करवाया जाता है ताकि उसको कम टाइम पे एक वास्ट एक्सपीरियंस मिल जाए।
अब जहाँ बात रहा शटडाउन का, तो शटडाउन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक प्रोसेसिंग प्लांट है, यानी कि वो एक प्लांट फुल्ली ऑपरेटेड कंडीशन में है, वहाँ पे बच्चा 2 महीना 3 महीना 4 महीना मैक्सिमम एक शटडाउन प्रोग्राम के अंदर जाता है, और उस इंडस्ट्री के पास जाने के बाद वहाँ पे हर चीज़ उसको देखने को मिलता है। एक फिजिकल एक्टिविटी करके भी वो एक्सपीरियंस ले रहा है, प्लस उसको एक एक्सपोजर भी मिलता है कि ऑयल एंड गैस सेक्टर, पावर प्लांट सेक्टर और केमिकल इंडस्ट्रीज कैसा होता है, क्या क्या इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं, पाइपिंग सिस्टम क्या होता है, कैसे फंक्शंस किया जाता है, वो सारा चीज़ उसको उस छोटे से पीरियड के अंदर उसको सारा चीज़ उसको समझ में आने लगता है। तो अब इसमें अगर आप देखते हो तो एक 4 साल का टाइम स्पेंड करके आप एक्सपीरियंस लिए, और यहाँ आप 1 साल का टाइम लेकर के एक्सपीरियंस किए। यहाँ पे एक नया स्टोरी, एक नया चैप्टर चालू होता है। अब जब जाते हैं हम कंपनी के अंदर रिक्वायरमेंट लेकर के कि कंपनी एक पाइपिंग इंस्पेक्टर या पाइपिंग सुपरवाइजर या पाइपिंग इंजीनियर का रिक्वायरमेंट निकाली, और हमने अब उसी पीसीबी को अपना सेंड किया उनके पास, उनका कॉल आएगा, प्लीज़ कम फॉर द इंटरव्यू, प्लीज़ अटेंड द इंटरव्यू। अब वो जो एक्सपीरियंस आपसे मांग रहा है वो आप उसको शो कर रहे हैं। अब एक क्राइटेबिलिटी हो जाता है, वहाँ पे क्राइटेरिया स्टार्ट होता है कि नाउ यू आर एलिजिबल टू फेस द इंटरव्यू। अब यहाँ पे आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपकी तैयारी कैसी है, आप कैसे तैयार होकर के गए हैं इंटरव्यू देने के लिए। अब वहाँ पे इंटरव्यू आप क्रैक कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, दैट इज़ होल एंड सोल योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, रही बात एक्सपीरियंस की, तो एक्सपीरियंस मिनिमम टाइम में आपको मिल रहा है, खुद से ले रहे हैं। 90% सपोर्ट हमने आपको किया, 10% आपका सपोर्ट हमको चाहिए, और यहाँ पे आपको पूरा थियोरेटिकल प्रैक्टिकल सारा नॉलेज इसी अंडर वन रूफ आपको हर चीज़ मिलेगा। आप हमारे पास अगर आते हैं, हमसे कांटेक्ट करते हैं, हम ऑनलाइन ऑफलाइन हर जगह हैं अवेलेबल। ठीक है, अगर आप हमसे कांटेक्ट करते हैं, आपको थियोरेटिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज, जॉब ओरिएंटेड ट्रेनिंग, शटडाउन प्रोग्राम्स, प्लस एब्रॉड में अगर जाना हो तो उसके लिए भी हम लोग सपोर्ट आपको कर सकते हैं, इसमें लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, एब्रॉड के लिए भी हम काम कर सकते हैं। और अपने करियर को बूस्ट देने के लिए आप हमसे जुड़ भी सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी हमारे तरफ से 100% सपोर्ट है। आपको कैसे लाइन अप करना है, आपको कैसे प्रोवाइड करना है एजुकेशन, आपका करियर को कैसे बिल्डअप करना है, आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कैसे करना है, वो सारा चीज़ हम आपको प्रोवाइड करके देते हैं। अब लास्ट में हम थोड़ा सैलरी डिस्कशन भी कर लेते हैं कि अगर आप पाइपिंग चार्ज हैंड में जॉब कर रहे हैं तो आपको 15 to 18,000 का सैलरी लग जाता है इजीली। पाइपिंग सुपरवाइज़र है तो वही 18 to 22,000 के आसपास आ जाता है। पाइपिंग फोरमैन है तो 20 to 25,000 के आसपास आ जाता है। पाइपिंग इंजीनियर हैं तो 30 to 35,000। अब पाइपिंग इंस्पेक्टर हैं तो 35 to 50,000 के पास अप्रॉक्सीमेटली, मिनिमम मैक्सिमम थोड़ा बहुत आगे पीछे भी हो सकता है, इसके लिए कोई इशू नहीं। इसी सैलरी को अगर एब्रॉड कंडीशंस में देखते हैं, एब्रॉड इंडिया से बाहर अगर जाते हैं गल्फ वगैरह में, तो सीधा इसी सैलरी का आप इंटू 2 कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 गुना हो जाता है। तो ये मिनिमम 5 साल के एक्सपीरियंस पे हम बात कर रहे हैं। अगर आपके पास इससे ज़्यादा एक्सपीरियंस है ऑन पेपर, तो सैलरी हो सकता है कि इससे ज़्यादा भी लग जाए, डबल का ट्रिपल भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द कंपनी, डिपेंडिंग अपॉन द, क्योंकि इसके अंदर आप देखिएगा तो इसमें 3 सेक्शंस होते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक प्रोजेक्ट होता है तो प्रोजेक्ट का एक क्लाइंट होता है जिसको आप ओनर बोलते हैं, कॉमन मैन ओनर बोलता है। उसके बाद एक होता है उसका मेन कॉन्ट्रैक्टर, उसके नीचे होते हैं सब कॉन्ट्रैक्टर। अगर ये सैलरी जो हमने आपको बताया है, ये सब कॉन्ट्रैक्टर को, जो थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, रिक्वायरमेंट सब कॉन्ट्रैक्टर के पास भी है, रिक्वायरमेंट कॉन्ट्रैक्टर के पास भी है, रिक्वायरमेंट क्लाइंट के पास भी है। क्यों, इसीलिए बोल रहा हूँ कि इसके अंदर जो पोजीशन है वो बहुत वास्ट है और बल्क रिक्वायरमेंट में इसके अंदर आप काम कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग आप मिनिमम 3 साल 4 साल का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप एक सब कॉन्ट्रैक्टर के पास ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद 1 साल 2 साल के बाद आप जंप करके कॉन्ट्रैक्टर के पास भी जॉब कर सकते हैं। अगर किस्मत अच्छा हुआ तो क्लाइंट के पास अगर आपका जॉब हो गया तो फिर आपका जो फ्यूचर है दैट विल बी ब्राइट। उसके बारे में अब हम बोलना नहीं चाहते हैं, यू आर मोस्ट इंटेलिजेंट, समझ सकते हैं आप लोग कि क्लाइंट के पास अगर हम जॉब करते हैं तो हमारा फ्यूचर क्या होगा। ठीक है, तो अब हम लोग लास्टली क्लोज करते हैं कि हम IISPL पटना पूरी तरीके से अपने कैंडिडेट को
ट्रेनिंग, इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन, शटडाउन प्रोग्राम, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स के साथ तैयार किया जाता है। और हमसे जुड़ें, हमें सपोर्ट करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको इंस्टेंट हमारे कंटेंट्स मिल सकें। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।